हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप जो है लगातार अटेंड कर रहे हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के लेक्चर्स को। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। तो अगर जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे प्रीत लॉ क्लासेस। वहाँ पर जो है आपको हमारी जीमेल आईडी शो होगी, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, तो हम आपको जो है नोट्स हम सेंड कर देंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 6, जो कि डील करता है सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अब भाई अगर जो है अब भाई 3 पार्टीज हैं सिस्टम पार्टिसिपेंट में, अगर उनका कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया तो फिर उसकी सेटलमेंट कैसे होगी वो बताया गया है सेक्शन नंबर 24 में। तो वहां पर कहा गया है कि क्रिएट किया जाएगा पैनल कंसिस्टिंग नॉट लेस देन 3 सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हु आर पार्टी टू द डिस्प्यूट। अब भाई आपको भी पता है कितने सिस्टम पार्टिसिपेंट मिनिमम होते हैं, 3। कौन कौन होते हैं? एक पेई, एक बेनिफिशियरी, साथ के साथ एक सिस्टम प्रोवाइडर। तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी डेफिनेशन वाली तो आप वो जरूर देखें, हमारी प्रीवियस वीडियोस में से एक है वो। तो उसमें जो है हमने एग्जांपल्स दे देकर जो है डेफिनेशंस को क्लियर किया है। तो मिनिमम 3 जो है सिस्टम पार्टिसिपेंट होने चाहिए जो कि पार्टी टू द डिस्प्यूट हो। तो क्रिएट किया जाएगा उनके लिए पैनल एंड डिस्प्यूट कनेक्टिंग विद द ऑपरेशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम ऑल्सो रेफर टू द पैनल। अब भाई जो हमने डिस्प्यूट रेफर करना है पैनल को, वो किस नेचर का होना चाहिए? इट इज वन ऑफ द नेचर। तो आप इसकी अलग से हेडिंग भी बना सकते हैं, नेचर ऑफ डिस्प्यूट मस्ट बी विद द ऑपरेशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम। अब भाई ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई, या फिर कोई भी एरर जो है अचानक ही आ गया जिसकी आपको जो है नॉलेज भी नहीं और साथ के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस में उसके बारे भी नहीं लिखा हुआ, तो उसके बारे में जो है होना चाहिए डिस्प्यूट ऑपरेशन ऑफ द पेमेंट। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो व्हेन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट नॉट सेटिस्फाइड रेफर टू द आरबीआई। अब भाई अगर जो है क्रिएशन ऑफ पैनल के बावजूद भी पार्टीज जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आरबीआई के पास जाएगा, ये रेफर किया जाएगा डिस्प्यूट। आरबीआई का जो है डिस्प्यूट डिस्पोज ऑफ किया जाएगा बाय द आरबीआई ऑफिसर एंड डिसीजन इज आल्सो बाइंडिंग वन। अब भाई जो डिसाइड करेगी वो आरबीआई का ऑफिसर, वो बिल्कुल वैलिड और साथ के साथ दोनों पार्टीज के ऊपर उचित तरीके से लागू किया जाएगा, बाइंडिंग होगा। अब क्या होगा अगर जो है आरबीआई ही खुद पार्टीज टू द डिस्प्यूट जो है उनमें से एक हो? अब भाई ये तो हो नहीं सकता। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए नेमो जुडेक्स इन कोजा हुआ। कोई भी पर्सन जो है अपना केस अपने आप नहीं जज कर सकता, जज नहीं कर सकता। तो अब जो है आरबीआई ऑल्सो द पार्टी टू द डिस्प्यूट, तब रेफर करेंगे हम इस मैटर को टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भाई उनका रैंक भी बताया गया है, ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी। तो उनका भी जो डिसीजन होगा तो वो बिल्कुल फाइनल होगा। अब भाई अगर आपने जो है इसको और भी इम्प्रेसिव तरीके से लिखना है तो आप इनकी भी अलग से हेडिंग बना सकते हैं। if RBI is not party to the dispute and if RBI is the party to the dispute, it is only one of the way to impressive your attempt of the examination। तो अगर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप जितनी हेडिंग्स बनाएंगे उतना ही आपका इंप्रेसिव तरीका लगेगा। तो सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है? डिसऑनर ऑफ द ई फंड। अगर आपने जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा होगा, उसमें जो है चेक जब भी डिसऑनर होता है कुछ प्रोविजंस होती हैं, तो वही सेम तो नहीं, थोड़ी बहुत फ़र्क है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं उनको भी। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फंड में जो है आपने मान लीजिए किसी ए पर्सन ने आपको कहा कि मेरे अकाउंट में 6,000 रुपया ट्रांसफ़र करो, उसने आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड की 6,000 रुपये की, तो आपके अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपया है। तो आप अपने गूगल पे से क्या करते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन से उसे 6,000 की ट्रांजेक्शन दे देते हैं। ये तो अब आपके अकाउंट में 2,000 अब कहाँ से आएगा? तो क्या होगा? डिसऑनरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड। अब भाई when transfer by person electronically having insufficient balance, सेम insufficient balance, तो पर्सन क्या करेगा? ये ऑफेंस कर रहा है अंडर सेक्शन 25। इस एक्ट के सेक्शन नंबर 25 के तहत ही जो है केस फाइल होते हैं।
तो पनिशमेंट क्या होगी, 2 साल की पनिशमेंट मिलेगी उसे। फाइन एक्सटेंडेड टू ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द EFT और बोथ। अब भाई 6,000 रुपया था, तो 6,000 का डबल कितना होगा, 12,000 रुपया उसको फाइन लगेगा, या फिर 2 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर दोनों ही। ये जज की डिस्क्रिप्शन पे साथ के साथ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड। तो अब हम देखते हैं कंडीशंस। अब भी क्या कंडीशंस हैं, अगर किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन पे अंडर सेक्शन 25 के तहत जो है पर्चा दर्ज करना है, तो फिर कंडीशंस जो हैं कुछ ज़रूरी हैं फुलफिल होनी। तो वो कौन सी हैं भी, सबसे पहली कंडीशन है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। अब भाई जो हमने एग्जांपल पहले देखी थी, 6,000 रुपया जो है आपने देना था, उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की थी ए पर्सन ने, तो आपके ऊपर क्या एक तरह का डेट जो है वो हो गया, आपकी लाइबिलिटी थी उसको 6,000 रुपया देना, ठीक है। डेट नहीं कह सकते हम, लाइबिलिटी कह सकते हैं। सो EFT एज पर द प्रोसीजरल गाइडलाइंस इशूड बाय द सिस्टम प्रोवाइडर। अब भाई आपको पता है कि फ़ोन पे ने जो है हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं, हम उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं उसको 6,000 रुपया देने के लिए। बेनिफिशियरी मेक्स डिमांड फॉर द पेमेंट इन राइटिंग टू द पर्सन एंड डिसऑनर इंफॉर्मेशन बाय द बैंक टू द पर्सन विद इन द 30 डेज। अब भाई मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज की यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। बेनिफिशियरी जो है उसने 6,000 रुपया लेना था आपसे, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसने उस पर भी साइन किए हुए थे। अब भाई उसने कहा था मुझे तूने इतने रुपए देने हैं, चाहे EFT के थ्रू देने हैं आपने, तो वो इतनी तारीख को देने हैं, पर उसने क्या किया, उसके इनसफिशेंट बैलेंस था उसके अकाउंट में, तो फिर उसने ट्रांसफ़र कर दी। पर जो डिसऑनरेंस जो हुई है उसकी इंफॉर्मेशन बैंक को देनी है उस पर्सन ने विद इन दी 30 डेज। तो पर्सन फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन दी 15 डेज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। अब भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। मान लीजिए आपको नोटिस आ गया आपने जो है 30 दिनों के बीच बीच में ए पर्सन के खिलाफ जो है बैंक में जाकर जो है आपने कह दिया कि भाई इसने मेरे पैसे नहीं दिए, डिसऑनरेंस कर दिया, उसको जो है नोटिस दिया जाएगा 15 दिनों का। भाई अगर जो है आप 15 दिनों के बीच बीच में इतने अमाउंट जो है वो जमा करा देते हैं तो आप पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है वो फेल हो जाता है 15 दिनों में उन पैसों को जमा कराने के लिए, तो फिर पर्सन तो फिर उस पर जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी। नो डिफेंस दैट पर्सन हु इनिशिएट EFT हैव नो रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ इनसफिशिएंट EFT बैलेंस। तो ये नहीं, अगर पर्सन कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था, अभी मेरे पास इतना बैलेंस जो है वो है ही नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कहने में। सिर्फ और सिर्फ लॉ क्या देखता है, एविडेंस देखता है। कोर्ट प्रिज्यूम दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनरेंस ऑफ द EFT अनटिल एंड अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड। अब भाई जितनी देर तक जो है वो जो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो प्रूव नहीं कर देती कि ये गलती से हुआ है या फिर कोई भी अपना डिफेंस पेश नहीं करती, उतनी देर तक कोर्ट जो है वो यही प्रिज्यूम करेगी कि ये जो है डिसऑनरेंस हुआ है EFT। प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नंबर 17 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आल्सो एप्लीकेबल फॉर द डिसऑनरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब भाई सेक्शन 28 जो है वो भी बताता है कोर्ट्स के बारे में, मतलब कि कोई भी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट जो है वो उस पर बार है, रोक लगाई गई है ऑन दी कोग्निजेंस, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता ऑफ दी अदर ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पर एक्ट आना था। अभी इस एक्ट के अगर जो है धारा 25 के तहत पर्चा दर्ज हुआ है तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकती। सो इट इज़ ऑल अबाउट दी चैप्टर नंबर 6। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।